हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सहसंबंध के बारे में स्पीयरमैन की जो श्रेणी अंतर्विधि है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें स्पीयरमैन की जो अंतर श्रेणी विधि है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भी इस विधि का बैकग्राउंड क्या है। इस विधि का प्रतिपादन जो है इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में किया था और इन्हीं के नाम पर जो है इस विधि का नाम है स्पीयरमैन की जो है श्रेणी अंतर विधि पड़ा है। इसमें उन्होंने ये बताया कि इस विधि का प्रयोग जो वो गुणात्मक चरों में सहसंबंध का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। जैसा हमने पीछे कार्ल पियर्सन का किया था, उसमें भी सहसंबंध निकालते हैं, लेकिन कार्ल पियर्सन की जो विधि है उसमें उसी समय सहसंबंध का पता लगाया जा सकता है जब चरों के संख्यात्मक माप अपने पास में हो। लेकिन कुछ चर ऐसे होते हैं जो गुणों से संबंधित होते हैं, जैसे ईमानदारी एक गुण है। ईमानदारी को हम माप नहीं सकते कि कोई व्यक्ति 100 ग्राम ईमानदार है, कोई व्यक्ति जो है 10 सेंटीमीटर ईमानदार है। इस प्रकार में ईमानदारी को संख्यात्मक रूप से नहीं माप सकते। हाँ, इनको हम जो है एक रैंक दे सकते हैं। कोई व्यक्ति जो है कितना ईमानदार है इसके आधार पर, जैसे हमने 5 व्यक्तियों को इकट्ठा किया, उनमें हम रैंक दे सकते हैं सबसे अधिक ईमानदार कौन सा है, दूसरे नंबर पर ईमानदार कौन सा है, तीसरे नंबर पर। तो इस प्रकार ये जो स्पीयरमैन की श्रेणी विधि है ये रैंक के आधार के ऊपर कार्य करती है। नेक्स्ट इसमें हम ये जानेंगे कि जो स्पीयरमैन है उन्होंने ये जो मेथड दिया है उसमें बताया कि जो गुणात्मक चर होते हैं उन चरों के को मूल्यों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी जो गुणात्मक चर होते हैं उनको हम संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। और जब हम संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते तो इनको हम जो है रैंक दे सकते हैं, एक क्रम दे सकते हैं, और उसी क्रम के आधार के ऊपर जो है कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। स्पीयरमैन की जो अंतर श्रेणी विधि है इसमें इसको हम 3 श्रेणी में बांट करके स्टडी करेंगे। पहला, व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब हमें पहले से जो डाटा है उन डाटा की रैंक दी गई है, यानी क्रम हमें पहले से दिया गया है। दूसरा, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब हमें रैंक नहीं दी गई, केवल डाटा दिया गया है, तो उसमें हम पहले रैंक तय करेंगे, उनको रैंक देंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे। और तीसरा, व्हेन द वैल्यूज ऑफ सीरीज आर सेम, जब जो हमें श्रेणी दी गई उस श्रेणी के अंदर कुछ मूल्य जो होते हैं एक समान होते हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से रैंक देंगे इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब हमें रैंक दी गई है उस समय किस प्रकार से स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड है वो कार्य करता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर के का मतलब जो रैंक कोरिलेशन है वो है स्पीयरमैन का, इसका फार्मूला 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n³ - n। तो यहाँ पर समझने वाली बात है डी क्या है। डी है R1 - R2। आर क्या है, जो पहली सीरीज है उसकी रैंक, और R2 है वो दूसरी सीरीज है उनकी रैंक है। तो दोनों की जो रैंक है उनका डिफरेंस है वो डी कहलाता है। और n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स, कि हम जो है कितने मदों का अध्ययन कर रहे हैं, वो जो हमारा n होगा। अब इसमें हम एक प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें रैंक दे रखी है R1 में आप देखो रैंक कितने से कितने तक दे रखी है। जो भी उन्होंने डाटा लिया उस डाटा का उन्होंने रैंक दिया है। रैंक है 1 से लेकर के 10 तक, जैसा कि आप इस श्रेणी में देख पा रहे हो। रैंक हमारी 1 से 10 तक है। इसी प्रकार से हमारे पास में जो दूसरी श्रेणी है उसमें भी रैंक दे रखी है, वो रैंक भी जो है वो 1 से 10 तक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसका पता लगाने के लिए आप ये देखिए कि जो मैक्सिमम रैंक है वो जो हमारा नंबर ऑफ आइटम होगा, और दोनों में आप देखो मैक्सिमम रैंक है जो 10 है, इसका मतलब हमारे पास में नंबर ऑफ आइटम है वो 10 है, तो n की संख्या वो 10 होगी। अब इसमें आप देखो कि हमें किस प्रकार से करना है। जो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, और डी क्या है R1 - R2। तो R1 इसमें आप देखो सबसे पहले क्या है 3, तो 3 - 6 = -3। दूसरे में आप देखो हमारे पास में R1 कितना है 5 है, 5 - 4 = 1। तीसरे में 8 - 9 - 1। चौथे में 4 - 8 - 4।
पाँचवें में आप देखो 7 - 1 6, छठे में आप देखो 10 - 2 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से इन्होंने जो ये सभी की जो है रैंक निकाल ली है, जिसको हम जो है डी कहेंगे। अब जब हमने डी निकाल लिया उसके बाद हमारे फार्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर। तो जो हमारे पास में डी आई है यानी R1 - R2, इन सभी का अपन वर्ग कर लेते हैं। तो -3 का वर्ग 9, -1 का वर्ग 1, -1 का, इसके बाद -14 का वर्ग जो है 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, -1 का वर्ग -1 का वर्ग जो है 1, -9 का वर्ग 81, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। अब हमें क्या चाहिए, फार्मूले में देखो आप 6 जो है n 6 सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए। तो डी स्क्वायर क्या है, ये जो हमने डी स्क्वायर किया है इसका जोड़ कर लीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। तो जब हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई, इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप फार्मूले को लिखिए और फार्मूला लिखने के बाद प्रत्येक चीज़ को आप फार्मूले में पुट कर दीजिए। फार्मूला क्या है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n³ - n है। तो सबसे पहले 6 गुणा डी स्क्वायर कितना है अपने पास में, सिग्मा डी स्क्वायर है वो 214 है, 214 लिख दीजिए। n कितना है अपने पास में, 10 है, तो 10³ - 10। इसके बाद आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1 - 1284 बटा 1000 - 10। इसके बाद अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी अपने पास में, और इसका जो फाइनल जो है वो क्या आ जाएगा, -0.297। तो इस प्रकार हम जो है रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं स्पीयरमैन के मेथड के द्वारा। नेक्स्ट अब इसके बाद आप देखेंगे जब रैंक अपने पास में नहीं दी गई है, रैंक्स आर नॉट गिवन। जब मैं रैंक नहीं दी गया उस समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली श्रेणी को रैंक देते हैं। हमारे पास में कम से कम 2 श्रेणियां होंगी, तो उन दोनों के बीच में सहसंबंध निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली श्रेणी है उसको हम रैंक देंगे। अब रैंक देने का तरीका क्या है वो आप देखिए। जब हम रैंक देते हैं तो हम रैंक देने की शुरुआत 2 तरीकों से कर सकते हैं। जो हमारे पास में श्रेणी दी होगी उसमें जो शुरुआत होती है और जो अंत होता है उसमें एक जो सबसे बड़ी मद होती है और एक जो सबसे छोटी मद होती है। तो जब हम रैंक देना शुरू करते हैं तो 1 नंबर से शुरू करेंगे। हम सबसे छोटी मद को 1 नंबर दे सकते हैं, या हम चाहे तो सबसे बड़ी मद को भी पहला नंबर दे सकते हैं। तो इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस है कि जब हम सबसे पहले सबसे छोटी मद को 1 नंबर रैंक देंगे तो उसके बाद हम उससे जो बड़ी मद होगी यानी आरोही क्रम में आपा आगे चलते जाएंगे। जो उससे बड़ी मद होगी उसको हम 2 नंबर रैंक देंगे, उससे जो बड़ी होगी उसको हम 3 नंबर देंगे। इसी प्रकार से हम जो इसको आगे करते जाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है कि हम जो है सबसे बड़ी मद को 1 नंबर दे सकते हैं। अगर हमने सबसे बड़ी मद को पहली रैंक दी है तो उसके बाद हम आरोही क्रम में रैंक देंगे, यानी सबसे बड़ी मद को 1 नंबर पर, उसके बाद उससे जो छोटी है उसको अपन 2 नंबर पर, उसके बाद जो है उसको 3 नंबर पर। तो इस प्रकार हम अवरोही क्रम में जो है रैंक देते चले जाएंगे। और एक बार जब हम ये रैंक का डिसाइड कर लेते हैं कि पहली श्रेणी में हमने डिसाइड कर लिया हम सबसे छोटी मद को 1 नंबर देंगे, तो दूसरी जो श्रेणी है उसमें हम सबसे छोटी मद को ही 1 नंबर देंगे। और अगर हमने पहली श्रेणी में कर लिया कि हम सबसे बड़ी मद को 1 नंबर दे रहे हैं तो हम दूसरी श्रेणी में सबसे बड़ी मद को ही 1 नंबर देंगे। तो इस प्रकार हम पहली श्रेणी में अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है रैंक पहली श्रेणी के आधार पर ही तय होगी। नेक्स्ट इसके बाद हम जो है ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए हमारे पास में जो है 2 ये श्रेणियां दे रखी है x और y की। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको रैंक देंगे अपन x श्रेणी को, जिसको अपन rx लिख सकते हैं। तो rx में आप देखिए हमने यहाँ पर सबसे छोटी मद को 1 नंबर दिया है। आप इस श्रेणी में देखो सबसे छोटी मद क्या है
11 है, 11 को हमने 1 नंबर दे दिया। जब हमने सबसे छोटी से शुरुआत कर दी तो इसका मतलब क्या है, अब हमें जो है इससे बड़ी मद को 2 नंबर देना पड़ेगा। आप इसमें देखिए, इसके बाद 11 के बाद बड़ी मद क्या है, 20 है, तो 20 को हमने दूसरी रैंक दे दी। इसके बाद 29 जो है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। इसके बाद 29 के बाद में 43 इस चौथे नंबर पर, 43 के बाद में 50 5वें नंबर पर, और इसके बाद में 65 को हमने 6 नंबर रैंक दे दिया और 75 को 7 नंबर दे दिया। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी रैंक क्या है, 7 है। इसका मतलब अपने पास नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 7 है। तो n अपने पास में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे वाई सीरीज में। किसमें, वाई सीरीज में। आप वाई सीरीज में देखो, जब हमने एक्स सीरीज में सबसे छोटे मद को 1 नंबर दिया था, तो वाई में अपन सबसे छोटे को 1 नंबर देंगे। तो वाई में सबसे छोटी क्या है, 26, इसको हमने 1 नंबर दे दिया। इसके बाद 35 जो है दूसरे नंबर पर आएगी। इसके बाद 37 3 नंबर, 43 4, इसके बाद 51 5, 60 6 और 63 7 नंबर। तो इस प्रकार हमने इन सभी को रैंक दे दिया। अब रैंक देने के बाद में आगे वही प्रोसेस है, हम डी निकालेंगे। डी क्या है, R1 माइनस R2, यहाँ पर R1 क्या है, RX है, तो RX माइनस RY। इन दोनों को आप घटाते जाएंगे, -4, इसको हमने घटा दिया -6, इसको हमने घटा दिया 6, इसको हमने घटा दिया 4, इसको घटा दिया 0, इसको घटाए -2, इसको घटाएंगे तो 2। इसके बाद हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। डी स्क्वायर क्या है, ये जो हमारे पास में डी आई, इसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 6 -6 का स्क्वायर 36। तो इस प्रकार हम डी स्क्वायर निकाल लेंगे। डी स्क्वायर के बाद हम सिग्मा डी स्क्वायर, यानी जितनी भी अपने पास में डी स्क्वायर आई है उनका हम जोड़ कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास में जो है ये हो जाएगा, जब हमें रैंक ना दी गई हो। जब हमें रैंक ना दी गई हो तो हमें पहले रैंक देनी पड़ेगी। अब कई बार ये होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये रैंक दे रखे हैं, डाटा दे रखे हैं। आप ध्यान रखना, अगर रैंक दी हुई होगी तो उसमें 1 से स्टार्ट होगा और जितनी नंबर ऑफ आइटम्स है उतने तक रैंक जाएगी और दोनों श्रेणियों में ये जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग जो है किसी भी श्रेणी में 1 से नहीं हो रही है, इसका मतलब ये रैंक नहीं है, हमारे पास में डाटा है। तो आप इन सभी को पुट कर लीजिए। पुट करोगे तो आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जब रैंक ना दी गई हो तो भी हम रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं स्पीयरमैन के विधि के द्वारा। तो इसमें हमें जो है रैंक देनी पड़ेगी। रैंक कैसे देंगे वो जो है इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।